आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए शुरुआत करते हैं प्राइम डिबेट की। 14-15 अगस्त ये वो तारीख है जो देश कभी नहीं भूल सकता है, जहां एक तरफ कई वर्षों की गुलामी की जंजीर से भारत आजाद हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ देश दो टुकड़ों में भी टूट रहा था। वो दर्द आज भी दोनों देशों के जहन में जिंदा है। तो वहीं 14 अगस्त यानी कि आज की 15 अगस्त की पूर्व संध्या के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश को संबोधित कर रही है। चलिए रुक करते हैं सीधा संबोधन की ओर। दौड़ गई हो, देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है, लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आज़ादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशक को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्य को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे
वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, ओमू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूँगी कि हमारी बहनें और बेटियाँ साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। चूँकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रही है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही है। वैश्विक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था कि
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है। फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी आर्थिक प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के 2 प्रमुख आयाम हैं। एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे ओर जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पहल की गई है तथा व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं। वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है। परिणाम स्वरूप पिछले दशक में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है। इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मैं एक शिक्षक रही हूँ, इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है। इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है। इससे आने वाले वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होंगे और परिणाम स्वरूप देश में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। भारत की प्रगति को देशवासियों, विशेषकर युवा पीढ़ी के सपनों से शक्ति मिलती है। विकास के अनंत संभावनाएं देशवासियों की प्रतीक्षा कर रही है। स्टार्टअप से लेकर खेलकूद तक हमारे युवाओं ने उत्कृष्टता के नई आसमानों की उड़ान भरी है। आज के नई भारत की महत्वाकांक्षाओं के नई क्षितिज असीम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नई ऊंचाई को छू रहा है और उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस वर्ष इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, जो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और कार्यक्रम के अनुसार उसका विक्रम नामक लैंडर तथा प्रज्ञान नामक रोवर अगले कुछ ही दिनों में चंद्रमा पर उतरेगा। हम सभी के लिए वो गौरव का क्षण होगा और मुझे भी उस पल का इंतजार है। चंद्रमा का अभियान अंतरिक्ष के हमारे भावी कार्यक्रम के लिए केवल एक सीढ़ी है। हमें बहुत आगे जाना है। अंतरिक्ष अभियान में ही नहीं बल्कि धरती पर भी हमारे वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट देश का नाम रोशन कर रहे हैं
अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है। ये फाउंडेशन हमारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को आधार प्रदान करेगा, उन्हें विकसित करेगा तथा आगे ले जाएगा। प्यारे देशवासियों, ज्ञान विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये मानवता के विकास के साधन है। एक क्षेत्र जिस पर पूरे विश्व के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को और अधिक तत्परता से ध्यान देना चाहिए वो है जलवायु परिवर्तन। हाल के वर्षों में बड़ी संख्या में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई है। देश के कुछ हिस्सों में असाधारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है, कुछ स्थान सूखे की मार झेलते हैं। इन सब का एक प्रमुख कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी माना जाता है। अतः पर्यावरण के हित में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर प्रयास करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में ये उल्लेखनीय है कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान को भारत ने नेतृत्व प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में हमारा देश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। विश्व समुदाय को हमने लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया है। प्यारे देशवासियों, असामान्य मौसम की घटनाएं सभी पर असर डालती है, लेकिन गरीब और वंचित वर्गों के लोगों पर उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है। शहरों और पहाड़ों क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन की स्थितियों का सामना करने के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोभ की संस्कृति दुनिया को प्रकृति से दूर करती है और अब हमें ये एहसास हो रही है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए। आज भी अनेक जनजातीय समुदाय ऐसे हैं जो प्रकृति के बहुत करीब और प्रकृति के साथ सौहार्द बनाकर रहते हैं। उनके जीवन मूल्यों और जीवन शैली क्लाइमेट एक्शन के क्षेत्र में अमूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। जनजातीय समुदायों द्वारा युगों से अपना अस्तित्व बनाए रखने के रहस्यों को एक शब्द में ही व्यक्त किया जा सकता है और शब्द है हमदर्दी। जनजातीय समुदाय के लोग प्रकृति को माता समझते हैं तथा उसकी सभी संतानों अर्थात वनस्पतियों और जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कभी कभी दुनिया में हमदर्दी की कमी महसूस होती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि ऐसे दौर केवल कुछ समय के लिए ही आते हैं, क्योंकि करुणा हमारा मूल स्वभाव है। मेरा अनुभव है कि महिलाएं हमदर्दी के महत्व को और अधिक गहराई से महसूस करती है और जब मानवता अपनी राह से भटकती है तो वे सही रास्ता दिखाती है। हमारे देश ने नई संकल्पों के साथ अमृत काल में प्रवेश किया है तथा हमें भारत का वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम सभी अपने संवैधानिक मूल कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लें तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें, ताकि हमारा देश निरंतर उन्नति करते हुए कर्मठता तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां हासिल करें। प्यारे देशवासियों, हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक दस्तावेज है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्श समाहित है। आइए
हम अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने के लिए सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं पुनः आप सबको विशेष रूप से सीमाओं की रक्षा करने वाले सेना के जवानों, अंतरिक्ष सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बलों एवं पुलिस के जवानों तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को बधाई देती हूँ। सभी प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने स्कूली दिनों को तो याद किया ही है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर मुर्मू का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जन समुदाय का एक पर्व है जिसे पूरा समुदाय एक साथ मिलकर मनाता है। महान नागरिक होने का ये एक बहुत बड़ा उत्सव है जो पूरा भारत देश मिलकर मनाता है। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने समानता का भी जिक्र किया, साथ ही कहा कि पहले के भारत में सभी के पास समान अधिकार नहीं थे, लेकिन आज के इस नए भारत में सभी भारतवासी के पास समान अधिकार है। साथ ही इस दौरान मुर्मू की तरफ से यह भी कहा गया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है और महिलाएं अब हर क्षेत्र में दमखम दिखाती हुई और कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही भारत को लेकर द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की तस्वीर 76 सालों में बदली है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ निगाहें गड़ाकर देख रहा है। पूरे विश्व की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत अब G20 का दायित्व संभाल रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हुई हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर द्रौपदी मुर्मू ने भारत की सभी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही भारत किस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर है इसका भी जिक्र किया। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर भी मुर्मू ने कहा कि अब देश भर की महिलाओं की हर एक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है और जिस देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है वो देश विकसित होता है। साथ ही मुर्मू ने साफ तौर पर यह भी कहा कि समानता का भी अधिकार अब भारत के हर एक नागरिक के पास है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस एक महान नागरिक होने का उत्सव याद कराता है, साथ ही ये बताता है कि हम एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं जहां हर एक नागरिक के पास एक समान और एक जैसे अधिकार है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन दिया है। इस दौरान मुर्मू ने भारत की उपलब्धियों को बताया, भारत के कामों को गिनाया और भारत किस तरीके से लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है इसका भी जिक्र किया है। इस दौरान मुर्मू ने कहा कि 76 सालों में भारत ने बुलंदियों के नए शिखर को छुआ है, बुलंदियों के नए आयाम कायम किए हैं। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने स्कूली दिनों को भी याद किया और वही समानता का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के हर एक नागरिक के पास, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या किसी भी धर्म, जाति, तबके का हो, सबके पास अब एक समान अधिकार है और एक समान हक अब भारत के हर एक नागरिक के पास है। वही महिलाओं की भागीदारी का भी उन्होंने जिक्र किया कि आज भारत की महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं और जिस देश में महिलाओं के पास ये अधिकार होता है कि वो देश को चला सके, वो देश लगातार से विकास के पथ पर ही अग्रसर होगा। G20 की दायित्व भी, भागीदारी भी भारत के पास है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी हुई है। साथ ही चंद्रयान 3 को लेकर मुर्मू ने कहा कि इसरो का ये काम सराहनीय है और जल्द ही हम इस मिशन में भी सफलता हासिल करेंगे। तो हर एक क्षेत्र की तारीफ करते हुए इस दौरान मुर्मू ने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो वो जल्द ही पूरे विश्व का एक नया स्थान पाने में कामयाब हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के दौरान उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया, स्वतंत्रता दिवस महान नागरिक होने का एहसास दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र देश में जी रहे हैं जहां हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। तमाम सेनानियों ने अपनी बलिदानी दी है, जिसके बाद आज भारत का हर एक नागरिक खुली हवा में सांस ले रहा है। इस दौरान कई लोग शहीद हुए और लगातार जो हमारे बॉर्डर है वहां पर भी सैनिक शहीद होते हैं।
इसका भी जिक्र करते हुए मुर्मू ने कहा कि उन सभी सैनिकों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम सब भारतवासी एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुलकर हर एक त्योहार को मना पा रहे हैं और खुलकर हर एक दिन को जी पा रहे हैं। तो उन्होंने सभी सैनिकों को बधाई दी है, साथ ही श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। साथ ही बताते चले कि मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। G20 का दायित्व भारत ने संभाला है, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिससे अब पता चलता है कि भारत एक नए विकास के आयाम कायम कर रहा है, क्योंकि आज पूरे दुनिया भर की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। लेकिन भारत की आजादी इतनी आसान नहीं थी, भारत ने कई सालों तक संघर्ष किया, उसके बाद आज भारत ये मुकाम हासिल करने में कामयाब हुआ है। इस दौरान कई सैनिक हमारे शहीद हुए। स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत, मशक्कत और बलिदानियों के बाद आज भारत आजाद हुआ है। तो देखिए, मुर्मू का संबोधन लगातार जारी था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की ये जो आजादी है ये इतनी आसान नहीं थी, सैनिकों की शहादत हुई, स्वतंत्रता सेनानियों की कड़ी मेहनत और बलिदान के बाद आज भारत का हर एक नागरिक खुली हवा में सांस ले रहा है। तो वही राष्ट्रपति के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, इस पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं केसी जैन भारतीय जनता पार्टी से, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, तो वही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुनील त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे विवेक पांडे जी से। देखिए विवेक जी, द्रौपदी मुर्मू का संबोधन लगातार जारी था। उन्होंने ये तो जिक्र किया कि लगातार जो भारत है वो विकास के पथ पर अग्रसर है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता मणिपुर हिंसा को लेकर, मणिपुर की जो भी तस्वीरें सामने आई थी उस पर उम्मीद कर रही थी कि राष्ट्रपति कुछ बोलेंगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। इसको किस तरीके से देखेंगे आप? मेरी आवाज आ रही होगी? जी विवेक जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, पहले तो मैं पूरे देश को, देशवासियों को, शासन को, प्रशासन को, अधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को, साधु संत महात्मा मौलाना, हर जाति वर्ग के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे आदरणीय बड़े भाई आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी भी बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, और केसी जैन जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि चलिए पक्ष विपक्ष की बातें जहां तक हैं वो अपनी जगह जायज हैं, लेकिन कल एक ऐसा सौहार्द भरा दिन है जो पूरे देश के लिए एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमें याद करना चाहिए अपने उन पूर्वजों को जिन्होंने हमें बलिदान करके अपने अपने भावनाओं का, अपने स्वाभिमान का, अपने कहीं ना कहीं अपने शौर्य का बलिदान करके उन्होंने हमको ये आजादी दिलवाई। और ये कारण है कि ये आजादी ही वो कारण है जिसके कारण कि आज हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होता है, मैं मणिपुर पे देखे नहीं जाऊंगा, वरना तुरंत केसी भाई हमारे जो बैठे हैं, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई हमारे सुनील त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये कहने लगेंगे कि मैं इसका राजनीतिकरण कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और जो कल राजभवन के बाहर हुआ उसको देखने के बाद यकीनन थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि हमारे इस देश में एक राष्ट्रपति महिला है। थोड़ा सा संवेदना होनी चाहिए। केवल और केवल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं पे, सुविधाओं पे, शासन प्रणाली पे, प्रशासनिक तंत्र पे अगर हम आंखें मूंद लेंगे तो कल जो विभत्स घटना हमारे इस प्रदेश में घटी है, वो भी स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले, मुझे लगता है कि ये बहुत ही निंदनीय और शर्मिंदगी हम सभी के लिए है। मैं माफी मांगना चाहूंगा उस परिवार से भी कि ऐसी अराजक स्थिति राजभवन के बाहर घटी और हम सब केवल और केवल सोशल मीडिया पे कमेंट करते रह गए। मैं इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लेता हूं। मैं धन्यवाद भी प्रेषित करूंगा आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी को, जिन्होंने कम से कम जिम्मेदारी समझते हुए मौके पे पहुंच करके एक संवेदना व्यक्त की, संवेदना दिखाई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं बार बार कहता हूं कि हमें इस आजाद भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक साथ आना होगा। आप आलोचना, आप प्रतिशोध, आप कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण भाव को जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक सत्यमेव जयते और जनगण मन अधिनायक जय है का जो एक सौहार्दपूर्ण वाक्य है, इसको हम सार्थक नहीं कर पाएंगे। तो आज तो मैं शासन से, सत्ता से एक निवेदन करूंगा कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कल कम से कम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्य ना किसी भी राजनेता के मुंह से निकले जिससे कम से कम हमारे पूर्वजों के बलिदान पे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो।
ठीक है विवेक जी, देखिए आपने कहा कि सबको साथ आने की जरूरत है, तो ये साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कमी किसकी है, गलती किसकी है? देखिए ये बात जहां जितने भी लोग बैठे हैं इस मंच पे परिपक्व है, बुद्धिजीवी हैं, और ये बात सभी जानते हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के प्रशासनिक अधिकारी हों। कई मामलों में हमने देखा, आपके डिबेट पे भी चैनल पे चर्चा हुई कि संस्थाएं जो होती हैं, देखिए एक बात तो सत्य है कि गैर जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ठीकरा हमेशा सरकारों पे फूटता है, चाहे वो हमारी सरकार हो चाहे वो भाजपा की सरकार हो। लेकिन इन योजनाओं पे पलीता लगाने का काम जो अधिकारी करते हैं, अगर आप उन पे कार्रवाई समय से नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये हमारे आजादी की परिकल्पना और सरकारों द्वारा जो संसाधन आम जनमानस को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ये उस पे पलीता लगा देंगे, पूरी तरीके से योजनाओं पे पानी फेर देंगे। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में, उसके कार्यकारिणी में, उसके कार्यकाल में ऐसी कोई घटना घटे जिसे कि ऐतिहासिक काला अध्याय लिखा जाए या तो काले अध्याय के रूप में याद किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज आलोचना की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सभी को साथ आने की जरूरत है और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सभी को विश्वास में लेकर के साथ चले, न कि केवल और केवल मनमाने पूर्ण तरीके से या तो खाना पूर्ति के लिए या तो केवल और केवल आंखें मूंद करके अधिकारियों पे भरोसा करते हुए शासन को चलाएं। क्योंकि उसका दुष्परिणाम केसी जैन जी, ठीक है विवेक जी, अब एक छोटा सा कमेंट केसी जैन जी से भी लेते हैं। देखिए केसी जैन जी, एक स्वतंत्र भारत की परिकल्पना जो हम करते हैं, जो हमारा नागरिक करता है कि स्वतंत्र भारत कैसा होगा और स्वतंत्र भारत कैसा है, इस पर भी लगातार हम चर्चा करते हैं, लेकिन इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ आने की जरूरत है। क्यों नहीं आप समन्वय बिठाकर आपस में चलते हैं ताकि जो हमारा देश है वो और नई बुलंदियों को हासिल करे? देखिए पहली बात तो ये कि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय के उद्बोधन पर अपनी अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। साथ ही साथ आपके प्राइम टीवी के करोड़ों दर्शकों को और आपके माध्यम से भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, देश के सीमा पे तैनात हमारे सैनिकों को और हमारे सभी प्रकार के जो सैनिक हैं, वो चाहे पुलिस बल हो चाहे सीमा पे तैनात हो, जो देश की सेवा में लगातार 24 घंटे तत्परता से लगे हुए हैं, उनको सबको और अपने देश के सभी भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। अभी प्रिय विवेक जी ने जो बात कही, हमें नहीं लगता है उनमें से उन्होंने कोई भी बात अनुचित की। आज उन्होंने जिस प्रकार से देश को सर्वोपरि रखते हुए और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई पक्षपात के, बिना कोई पक्ष विपक्ष के देश हित में जो बातें रखी, उनको कोई भी व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर सकता है। ये बात सही विवेक जी ने जो प्रश्न उठाया उसको नकारा नहीं जा सकता। आज हम भी सारी चीजों से परे होकर के जो राष्ट्रहित की बातें हैं उस पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हर एक सरकार में ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को या तो लिपापोती करते या लेट लतीफ करते, और उसका परिणाम क्या होता है कि जिस चीज का हमें लाभ 100% हमें मतलब हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को 100% जो लाभ मिलना चाहिए था, अगर सरकार बनने के बाद 6 महीने में कोई योजना बनी और उसको अगले 6 महीने में लागू करना है, लेकिन अगर सरकार में बैठे अधिकारी उसको 1 साल में 2 साल में लागू करेंगे तो हमारे पास उस योजना का जनता को लाभ देने के लिए आगे का 3 साल का ही टाइम बचा, और अगर वो समय से लागू कर दें तो हमारे पास 4 साल 4.5 साल का टाइम होगा, यानी 1 साल 1.5 साल एक्स्ट्रा हम जनता को लाभ उस योजना का दे पाएंगे। लेकिन ये चीज देखी गई है कई बार, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे कड़ा एक्शन लेते हुए तमाम सारे अधिकारियों को, जो लापरवाह अधिकारी थे, उनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं थी, उनको जबरन वीआरएस देने का भी काम किया, और जो अच्छे अधिकारी थे उनको प्रोत्साहित करके उनको प्रमोट किया और उनको 1 से अधिक विभागों की जिम्मेदारी भी दी कि आप ये काम और अतिरिक्त देखिए। उनके साथ में सहयोगी अधिकारी भी नियुक्त किए, उनके ऊपर पूरा भार नहीं छोड़ा, लेकिन एक नेतृत्व करने के लिए उनको जिम्मेदारी भी सौंपी जो अच्छे अधिकारी।
तो कुल मिलाकर के सरकार, आपने बखूबी कहा कि आज राजनीति से उलट हम बात करते हैं, लेकिन अपने मंत्रियों को आप कैसे समझाएंगे? क्योंकि आप ही के मंत्री गुलाब देवी ने आज ही जिक्र किया है कि अगर हमारा देश में विभाजन हुआ है, अगर भारत पाकिस्तान अलग हुआ है, तो उसके लिए कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं। तो आप एक तरफ ये बात करते हैं कि आज हमें राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी करते हैं। मयूरी जी, देखिए, देश में जो स्थितियां आज हैं, जो स्थितियां पैदा हुई और उनके जो कारण रहे, उन पे भी चर्चा होगी। आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति महोदया ने जो बातें की, जिनका जिक्र किया, आज हम कहां पहुंच गए। आज हम चंद्रयान 3 को लॉन्च किए और वो चंद्रमा पे उतरने वाला भी है। उसकी तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत देश की टेक्नोलॉजी की। इसको पूरा विश्व निहार रहा है, पूरा विश्व देख रहा है आज हमारी प्रगति कहां पर है। और G20 का आज हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी भारत देश को मिली है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आज हम भारत देश आज विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। तो इसमें पक्ष विपक्ष का क्या कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देश को किस दृष्टि से देखा जा रहा है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, G20 का नेतृत्व आज हम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो तमाम सारी समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए भी भारत देश की ओर तमाम सारे देश निहार रहे हैं, क्योंकि अपने अपनी जगहों पे जो उनके वहां के ओजोन क्षेत्र बढ़े हुए हैं, वो उनको रोक नहीं पा रहे, कम नहीं कर पा रहे। और भारत देश अपने यहाँ पे जो ओजोन क्षेत्र है वो भरे भी जा रहे हैं और साथ ही साथ वृक्षारोपण बड़े स्तर पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए भारत देश बड़ी भूमिका निभा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च किया है। साथ ही साथ भारत देश के अंदर जो समस्याएं थी, वो भी बहुत सारी समस्याओं का लगातार निराकरण हो रहा है। अगर भारत देश की 10 करोड़ की आबादी छोटी आबादी नहीं है। कई प्रदेशों की आबादी 10 करोड़ की आबादी नहीं है पूरी मिला करके। अगर 10 करोड़ की आबादी आज गरीबी रेखा से ऊपर निकल करके आई, क्रॉस करके पिछले 9 सालों में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये देश की। 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल आए। तो इस तरीके से भारत देश ने जो उपलब्धि की है, हमें लगता है आज उन चीजों की चर्चा करने का दिन है, क्योंकि हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस का 76 ईयर्स जो मना रहे हैं और भारत देश लगातार पिछले वर्ष जिस प्रकार से अपना 75 वर्ष बनाया और स्वर्णिम भारत की ओर लगातार हम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो। कोरोना काल में देखिए आप मयूरी जी कि भारत देश ने 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन का निर्यात किया। आज हम जहां पर जितने भी हथियार थे उसके लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, आज हमारा देश तमाम सारे हथियार बना रहा है और पार्ट्स बना रहा है और तमाम सारे देशों को निर्यात कर रहा है। तो ये भारत देश की बड़ी उपलब्धि है और आपका चैनल पूरा भारत देश देखता है, करोड़ों दर्शक है। हमें लगता है भारत देश की उपलब्धि पे आज चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय जो चैनल्स है, अंतरराष्ट्रीय पत्रकार है, उसकी नजर जब हमारे इस प्राइम टीवी चैनल पर पड़े तो वो भी इस बात की चर्चा की कि वास्तव में भारत देश आज कहां पहुंचा है। तो लगातार द्रौपदी मुर्मू जी ने ठीक है, देखिए बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर हम बात करें तो 75 सालों में भारत की तस्वीर बदली है, क्योंकि आज पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं उम्मीद की निगाहों से भारत की तरफ देखता है। लेकिन देखिए विवेक जी, एक तरफ तो जिक्र किया जाता है कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज राजनीति का दिन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सभी उपलब्धियों को लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये सारी उपलब्धियां महज 9 सालों में हासिल हुई हैं। यानी कि सीधा आरोप है कि 9 साल से पहले देश में कुछ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी उपलब्धियां भारत ने हासिल की है विवेक जी, वो 9 साल में ही किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। विवेक जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? तो मैं अपनी टीम से बोलूंगी विवेक जी से दोबारा संपर्क स्थापित करें। एक छोटा सा कमेंट लेते हैं। देखिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी लगातार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए सुनील जी, बिल्कुल हम इस बात को नकार नहीं सकते कि भारत लगातार नई बुलंदियां छू रहा है, भारत लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और भारत ने अब कई नए आयाम भी स्थापित किए हैं।
75 सालों बाद आप नए भारत को कैसे देख रहे हैं कि इन 75 सालों में भारत कितना बदला है, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो इसरो की बात हो, या चाहे वो महिलाओं की बात हो? मुस्कान जी, सबसे पहले मैं आजादी की पूर्व संध्या पर क्रांत वीरों को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी ताकत के बल पर आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, प्राइम टीवी परिवार को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और अब तो आप कह रही हैं कुछ सही कर, जिस समय आजाद हुए हम लोग, उस समय देश की दिशा और दशा होगी, इतिहास जानते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में हमारे क्रांति वीरों ने भारत को आजादी दिलाई, बेड़ियों से मुक्त किया, गुलामी से मुक्त किया हमको। उस दौर कई देश यानी विश्व भी देख रहा था कि भारत आजादी तो हासिल कर लिया है, लेकिन ये आजादी कब तक कायम रहेगी और भारत की स्थिति क्या होगी। लेकिन मेरे देशवासियों ने एक बार साबित कर दिया कि हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी दुनिया के व्यक्ति से कम नहीं हैं, चाहे सूचना क्रांति क्षेत्र हो, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, रिसर्च का हो। हमारे देशवासी हर क्षेत्र में एक कदम बढ़कर चलने के लिए तैयार हुए। और आज मैं बड़े गर्व से कह रहा हूं कि मेरा भारत देश 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंच चुका है। और नरेंद्र मोदी जी ने सदन में बात जनता के सामने, देशवासियों के सामने कही कि अगर मैं 24 में आऊंगा तो अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर ले आऊंगा। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि कम से कम आप ये बात खुलकर कह रहे हैं कि देश अगर तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेगा तो आज जिस सम्मान से हम जी रहे हैं, शायद इससे ज्यादा सम्मान हमारा विश्व स्तर पर मुस्कान जी बढ़ेगा। जिस तरह से लोगों ने उम्मीद किया था भारतवासियों से, देशवासियों से, क्योंकि 47 का दंश, जिस तरह भारत के बंटवारे का दंश लोगों ने झेला, उससे विश्व स्तर पर लोग सोच रहे होंगे कि अब भारत कभी संभल नहीं पाएगा। दुर्भाग्य रहा कि हमारे पड़ोसी देश ऐसे मिले कि हमको 2-2 जंग भी लड़नी पड़ी। उससे हमारा विकास कहीं कहीं बाधित हुआ। इसके बाद कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व हमारा परेशान हो गया। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विश्व में, देश में कभी ऐसी महामारी ना आए जहां मानव जाति को इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़े। फिर भी भारत देश ने अपने देशवासियों को बचाया और अन्य देश के लोगों को बचाने में नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी और विश्व स्तर पर भारत का इसमें सम्मान बढ़ा। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कह रही है। क्योंकि हम लोग मुस्कान जी, सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागी न हो। हम हमेशा यही, हम देशवासी, हमारे भारतवासी हमेशा यही कहते हैं कि भारत विश्व का कल्याण हो और हमारा कल्याण हो। हम कोई अपनी बात नहीं करते हैं, अपने भारत की बात नहीं करते, हम तो विश्व कल्याण की बात करते हैं। इसलिए आज देखिए भारत की स्थिति जिस स्थान पे पहुंची है, दुनिया भारत तरफ देख रही है, कभी भारत दुनिया की तरफ देखता था। और मैं इसमें सहयोग करने वाले भारतवासियों को आपके राष्ट्रीय चैनल से नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनकी मेहनत, उनकी लगन को मैं प्रणाम करता हूं कि आज उनके बल पर चाहे हमारी सेना हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, देश को किस तरह पहुंचाया है। मैं एक बार फिर उनको नमन करता हूं। ठीक है विवेक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी ठीक है। देखिए विवेक जी, कितना भी आप राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन राजनीति तो भाई करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए अभी लगातार केसी जैन जी जिक्र कर रहे थे कि 9 सालों में भारत ने नए आयाम कायम किए हैं, बुलंदियों का नया शिखर छुआ है। लेकिन क्या ये सारे आयाम महज 9 साल में ही हासिल हुए क्या? क्योंकि कहावत तो ये भी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इन 9 सालों में ही क्या सारे काम हुए जो आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है? क्या 9 सालों से पहले कोई काम नहीं किए गए भारत में? देखिए, सीमित सोच के दायरे में रह करके जब आप अपनी मानसिकता को एक सीमित दायरे में रख करके केवल छवि सुधार के कार्यक्रम में लीन रहेंगे तो आपको सिर्फ 9 साल ही दिखाई देंगे। आज केसी जैन जी अपनी बातों में मुझे लगता है कि विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। आज हम क्या 9वीं आजादी की जयंती मनाने जा रहे हैं? ये तो मेरा सवाल है। मुझे तो हंसी आती है इस सोच पे
मुझे लगता है नवरत्न, पंचरत्न ऐसी इकाइयां, सरकारी संस्थानों को जो भेजा गया, इन संस्थानों ने इस देश के विकास में, आर्थिक आयाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और 60 साल जब पूरे हुए थे इस देश की आजादी के, तो कांग्रेस की एक बहुत अच्छी नीति मुझे याद आती है आज भी। उसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे में कंसेशन किया था, यात्राओं में कंसेशन किया था, दर्शनार्थी यात्राओं में कंसेशन किया था, तीर्थ यात्राओं में कंसेशन किया था, अलग सुविधाएं शुरू की थी। लेकिन कोविड के नाम पे उन सुविधाओं को बंद करने का काम जब किया गया, तो मुझे लगता है अब तो कोविड से मुक्त हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए वो सुविधाएं दोबारा शुरू की जाए, क्योंकि वो 60 साल के बाद, 60 साल की आजादी पे वो एक तोहफा दिया गया था उन लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी में 1947 के बाद लगातार इस देश को आगे बढ़ाने में अपने श्रमिक भूमिका, चाहे आप कहिए श्रमिक भूमिका के रूप में, श्रमिक रूप में, चाहे वो श्रम के रूप में, किसी भी रूप में, लेकिन उन्होंने इस देश को अग्रसर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था। तो वरिष्ठ नागरिकों को एक तोहफा था इस देश की सरकार की तरफ से। उसमें कोई लाभ का औचित्य नहीं था। भारतीय रेलवे को लाभ के लिए नहीं शुरू किया गया था, सुगम यातायात के लिए शुरू किया गया था, एक दूसरे कल्चर से हम जुड़ सके इसलिए शुरू किया गया था। लेकिन आज इनके महत्व और परिप्रेक्ष्य को 9 साल में जिस तरह से बदला जा रहा है, मुझे लगता है केसी जैन जी 9वीं जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत को आजाद हुए मुझे लगता है 76-77 साल हो गया है, और मुझे लगता है कि जो आजादी का पर्व मनाने जा रहे हैं, उस आजादी के पर्व पे कम से कम कल हम ऐसा कोई दृश्य नहीं देखेंगे जिसके बाद की कोई ऐसी घटना जिसकी पुनरावृत्ति हो और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो। मुझे आज भी वो बिल्किस बानो का प्रकरण याद आता है तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है, और मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि कम से कम कल पूरे देश में एक सौहार्द का वातावरण हो, पक्ष का हो, चाहे मेरी पार्टी के लोग हो, चाहे अन्य पार्टी के। मैं चाहता हूं कि कल कोई भी द्वेषपूर्ण बात ना हो, कोई राजनीतिक बयानबाजी ना हो। कल सिर्फ और सिर्फ एक अखंड भारत की बात हो, अखंड भारत के सौहार्द की बात हो। लेकिन फिर भी अगर आपने जैसा कहा, बिल्कुल सत्य है, राजनीति आई जाती है, तो मुझे लगता है राजनीति एक सुगम राजनीति भी हो सकती है, एक विकासशील राजनीति भी की जा सकती है, एक नैतिक राजनीति भी हो सकती है। आलोचना, द्वेष, कुतर्क और केवल मुझे लगता है कि द्वेषपूर्ण भाव से किसी मनस्थिति में रहने से अच्छा है कि थोड़ा बाहर निकल करके कल एक अखंड भारत की राजनीति की जाए, कि अखंड भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे सशक्त और मजबूत किया जा सके, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, केसी जैन जी, क्या कल आप अखंड भारत की राजनीति करने को तैयार हैं? देखिए मयूरी जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार अखंड भारत के लिए काम कर रही है, और अखंड भारत का सपना भी भारतीय जनता पार्टी ने देखा और उसको साकार भी किया। जो बात अभी विवेक जी ने कही कि आलोचना, द्वेष, टकराव, विरोधाभास, नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए, तो बिल्कुल लगातार विपक्ष जिस प्रकार से सरकार के अच्छे कामों की भी लगातार आलोचना करता है, लगातार वो कहीं ना कहीं हे दृष्टि से अच्छे कामों को भी देख रहा है, लगातार विरोध की और नकारात्मक राजनीति विपक्ष कर रहा है। यही कारण है कि अभी जो एक बात उभर करके सामने आई कि एक साथ चलने की आवश्यकता है, एक साथ आने की आवश्यकता है, लेकिन क्या ये सारी चीजें सदन के अंदर दिखाई देती हैं? आप देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार के खिलाफ, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद देखे जाएं, उनकी संख्या 304-305, और ऐसे में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आता है और सदन का समय बर्बाद यहीं पे है। सदन में सकारात्मक चर्चा न करके केवल और केवल विरोधात्मक और नकारात्मक राजनीति की चर्चा होती है। सदन में कितना पैसा प्रति मिनट पे खर्चा होता है, तो ऐसे में सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, साथ में आकर के काम करना चाहिए। आज जो काम तमाम सारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बातें कही, क्या उन बातों पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं? अब आप मुझे राजनीति की तरफ आज हम चंद्रयान के अभियान पे चल रहे हैं, क्या हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं? विवेक जी, एक मिनट में वापस आपके पास आऊंगी, पहले केसी जैन जी को पूरा कर लेने दीजिए। बोलिए केसी जैन जी। क्या हम G20 पे चर्चा नहीं कर सकते हैं? आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, इस पे चर्चा नहीं कर सकते हैं? लेकिन
जब धारा 370 हटने की बात आई, जो अखंड भारत के सपने को मजबूत करता है, जो एक भारत एक राष्ट्र एक ध्वज एक संविधान की बात करता है, उसमें विपक्ष की कैसी भूमिका रही? क्या ये किसी से छिपा हुआ है? और जब हम सीए लेकर के आते हैं, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था। जो सीए था, सिविल अमेंडमेंट एक्ट, वो हमारे भारत देश के उन नागरिकों के लिए था जो कहीं ना कहीं काफी समय पहले भारत देश को छोड़ करके बाहर चले गए थे और आज वो प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो उनको अगर भारत देश में आने पे उनकी वापसी के लिए एक रास्ता खोला गया कि ऐसे लोग भारत देश वापस आ सकते हैं और उनको हम नागरिकता देंगे, उस पर भी तमाम सारा हो हल्ला हुआ। देश में तमाम जगह से नकारात्मक तस्वीरें आई, बम विस्फोट भी किए गए, धरना प्रदर्शन भी किया गया, दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया गया, शाहीन बाग में धरना दिया गया सालों। कोरोना काल आने के बाद जबरन उनको हटाया गया, तब वहां से लोग हटे। तो ये नकारात्मक राजनीति में सहयोग कौन करता रहा? विपक्ष करता रहा ना। तो कम से कम अगर कोई ऐसा बिल है जो लगता है कि हानिकारक हो सकता है, उस पर आप विरोध कर सकते हैं। आप किसान बिल का विरोध कर सकते हैं, लेकिन सीए का विरोध, लेकिन धारा 370 हटाने का विरोध, ये ऐसे बिल थे जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए थे, किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं थे, पूरे राष्ट्र को, भारत देश को जोड़ने के लिए थे। लेकिन देखिए केसी जैन जी, अंग्रेजी हुकूमत के कानून तो आपने हटाए ना, तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का आपको समर्थन मिला, तभी वो कानून हटाए गए। लेकिन देखिए केसी जैन जी, आप कहीं ना कहीं यही जिक्र कर रहे हैं कि 9 सालों में ही सबसे ज्यादा भारत कामयाब हुआ है, सबसे ज्यादा अगर बुलंदियां छुई है भारत में तो इन 9 सालों में छुआ है। लेकिन केसी जैन जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, बहुत जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात आप करते हैं, कम हुआ है, वाकई कम हुआ है? लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी एक बार संबोधन में कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शौचालय बनाए गए। क्या सिर्फ शौचालय बनाना बहुत था? नहीं, देखिए, क्या वाकई महिलाएं सुरक्षित हैं? आज आप स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। केसी जैन जी, एक सेकेंड, आप स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वाकई आज के स्वतंत्र भारत में महिलाएं स्वतंत्र हैं? क्या आप उनको सुरक्षा प्रदान कर पाए हैं? देखिए मयूरी जी, जब भी किसी बात पे चर्चा होती है, बात होती है, तो सिर्फ उसके एक पहलू को छू करके हम सारे निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। देखिए, लगातार भारत देश में जो कानून है उनको कठोर किया जा रहा है, सख्त सजाएं दी जा रही हैं। जब आवश्यकता हुई तो तमाम सारे अमेंडमेंट भी आए, और जो 376 का एक्ट था उसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट आया, तमाम सारी और धाराएं जुड़ी। कानून में यह प्रावधान किया गया कि 1 साल से 2 साल के अंदर इस पे निर्णय आना चाहिए, और तमाम सारे लोगों को सजा हुई। क्योंकि पेशे से मैं अधिवक्ता हूं और तमाम सारे लोगों को हमने भी सजा कराई है, ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को। साथ ही साथ मैं न्यायालय में देखता भी हूं कि एक बड़ा डाटा, बड़ा आंकड़ा है। साथ ही साथ न्यायपालिका भी सख्त दिखाई देती है। अगर कोई अधिवक्ता सोचे कि इसमें हम लिंगानुपात करें, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज करके त्वरित निर्णय की व्यवस्था की गई, और बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन अलग अलग स्टेटों में अलग अलग समय पे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जब हम सारी चीजों को देखेंगे, उन पहलुओं को छुएंगे, तो उसका डाटा और आंकड़ा सामने आता है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं, आपने जो एक सवाल किया, बार बार आपने उस चीज को दोहराया, जबकि मैंने उस चीज को एक बार भी नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ 9 साल में भारत विकसित हुआ है। हमने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन हाँ, आप उपलब्धियां तो ऐसे ही गिना रहे हैं केसी जैन जी की जो काम हुए हैं वो 2014 के बाद हुए हैं। खैर ठीक है, मैं वापस आऊंगी केसी जैन जी, एक छोटा सा कमेंट लेती हूँ विवेक जी से, क्योंकि विवेक जी लगातार इंतजार कर रहे हैं। जी 10 सेकंड दे दीजिए हमें, 10 सेकंड दे दीजिए हमें। ठीक है, बोलिए, 10 सेकंड लीजिए। मयूरी जी, जी मयूरी जी, देखिए, जो काम हुए हैं, जो काम अगर इन 9 सालों में हुए हैं, तो उनकी चर्चा तो होगी। अगर ये चंद्रयान अभियान 2nd और 3rd किसकी सरकार में लॉन्च हुआ, अगर पोखरण परीक्षण हुआ था किसकी सरकार में हुआ था, और इंदिरा गांधी जी ने जिस परीक्षण को किया था, परमाणु विस्फोट को किया था, उसको भी स्वीकार किया जाएगा। तो देखिए, भारत देश में स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार करिए ना कि हर एक सरकार ने अपने स्तर पर अच्छा काम किया है, तभी आज देश यहाँ पर आकर खड़ा है। मयूरी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो काम इस सरकार में हुए, अगर 10 करोड़ लोगों की संख्या जो गरीबी रेखा से निकल करके ऊपर आ जाती है, अभी तक भारत देश को एक गरीब देश, एक विकासशील देश, ऐसा वो भी विकासशील देश
वो भी ऐसा विकासशील देश जो फॉरेन कंट्रीज की तरफ सिर्फ और सिर्फ हाथ पसारे देखा करता था, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। तो क्या है, हमारे 9 साल की उपलब्धि नहीं है? अगर 10 करोड़ लोग भुखमरी की रेखा से ऊपर आकर के सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, तो क्या ये हर्ष का विषय हमारे लिए नहीं है? क्या हमारे लिए उपलब्धि का विषय नहीं है? क्या हम इसके लिए जश्न नहीं मना सकते हैं? क्या आज हमारा भारत देश विकसित हो रहा है, G20 का आज भारत देश नेतृत्व कर रहा है, क्या ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है कि इस पे लगातार सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है और रिस्पॉन्स कर रही है? वैक्सीनेशन, अगर वैक्सीनेशन का काम इतनी त्वरित गति में भारत देश ने किया, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन का निर्यात किया, क्या ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है? ठीक है, तो ठीक है। केसी जैन जी, हो गया आपका 10 सेकंड। विवेक जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि इतनी देर से केसी जैन जी ने 9 साल की बहुत बातें कर डाली, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 9 घंटे पहले का दृश्य जो सोशल मीडिया पे बुरी तरीके से वायरल हो रहा था, राजभवन के बाहर की परिकल्पना जो हम नहीं कर सकते, अगर उस दृश्य को भी केसी जैन जी याद कर लेते तो मुझे लगता है कि विकास की बात आज कम से कम वो ना करते, क्योंकि वो ये करने के बाद उन्होंने बस एक तरह से उकसाने का काम किया है। अगर आप राजभवन के बाहर किसी प्रसूता को उसके डिलीवरी को आप विकास मानते हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा विकास इस देश में एम्स जैसे संस्थानों को बना के किया जा चुका है। लेकिन देखिए, लेकिन विवेक जी, ये तो बात राष्ट्रपति अपने आज संबोधन में भी कहती हुई नजर आई ना कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, महिलाएं आज हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बात आ जाए मेरी, गायत्री रघुराम, भाजपा की नेता, तमिलनाडु, अगर मैं गलत नहीं मुझे करेक्ट कीजिएगा। जब उन्होंने भाजपा छोड़ी तो उन्होंने सबसे पहला तर्क दिया था उनका खुद का, जबकि वो भाजपा नेता है, अभिनेत्री हैं, उन्होंने तर्क दिया था कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं। राष्ट्रपति जी, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय पटल पे जब आप आंतरिक घटनाओं को लेकर के कोई पक्ष रखते हैं तो आप अपने घर की आंतरिक समस्याओं को वहां उजागर करना न जरूरी है, ना आवश्यक होना चाहिए। राष्ट्रपति ने अपने दायित्व का जो निर्वहन किया वो बिल्कुल सही किया। भारतीय जनता पार्टी को यह बात समझने की आवश्यकता है कि 370 का जो ये हवाला दे रहे थे, अगर 370 पे इतनी मजबूती से आपने सब कुछ सही कर दिया तो क्या कारण है कि आज भी कश्मीर की खबरें हमारे कानों तक नहीं पहुंच रही है? क्या कारण है कि आज भी घाटी से पलायन जारी है कश्मीरी पंडितों का? क्या कारण है कि जो चंद्रयान पहुंचाने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं उनको 17 महीनों से तनख्वाह नहीं मिलता है? क्या कारण है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कर्ज बढ़ा है पूर्ववर्ती सरकारों के तुलना में? क्या कारण है कि आप रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने की आप वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, जबकि एक तरफ आप ये भी बताते हैं कि 80 करोड़ गरीब आपके देश में है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने छद्म द्वेष के रूप से बाहर नहीं निकल पा रही है। मैंने आपके सामने बड़े शालीनता से कहा था कल हम अखंड भारत की बात करेंगे। अखंड भारत का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय पटल पे आप अपने भारत की मजबूती और एकता की एक मिसाल कायम करेंगे, लेकिन केसी जैन जी घूम फिर करके कहीं ना कहीं पुनः राजनीति के गर्त में जाते हुए, कीचड़ में धंसते हुए, देखिए बात को घुमा करके आंतरिक राजनीति पर ही ले आए। बिल्कुल ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल जो समय है वो हमको इतनी ही इजाजत दे रहा है। तो देखिए, आजादी का महापर्व आज पूरा देश मना रहा है, तो वहीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि महान नागरिक होने का उत्सव है इस पर्व को मनाना, और भारत में आज महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे देश एक नए आयाम कायम कर रहा है, नई बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन देखिए, 75 सालों में भारत तो बहुत बदला है। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आया है, भारत की जो लोग हैं उनमें लगातार जो वे ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ भारत में आबादी भी बढ़ी है। लेकिन एक उसी भारत का दूसरा पहलू भी है कि मणिपुर आज जल रहा है। मणिपुर आज कहीं ना कहीं जल रहा है, तो क्या वाकई ये नया भारत है? ये एक सवाल है जो ये दावा करते हैं कि ये एक न्यू भारत है, न्यू इंडिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि आज जो पूरा विश्व है वो भारत की तरफ एक उम्मीदों की तरह देखता है, उम्मीदों की निगाहों से देखता है कि अगर भारत है तो वो हर एक कदम पर उनके साथ खड़ा है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दोनों देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम किया। देश की महिलाओं को शौचालय प्रदान किए, तमाम लोगों को आवास प्रदान किए, लोगों को घर दिए गए। ये सारे काम महज 9 साल में किए गए हैं, यानी कि 9 सालों में कहीं ना कहीं भारत
विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है और अब ये दावा किया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा। यानी कि जो देश अभी विकासशील देशों में है भारत, वो फिलहाल आने वाले कुछ सालों में विकसित देश बन जाएगा। तो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों में जो भारत है वो और नए आयाम लिखेगा और एक बार फिर से जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहा जाएगा। आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।